सबसे पहले आप सभी लोगों को सुबह का सुप्रभात। हम आप सभी लोगों का मास्टरमाइंड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल में पहले हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एक टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिलेट किया गया है। तो आज हम सब लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आए हुए वाक्य को हम कैसे बनाते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इसके नियम क्या होते हैं, ये सब हम सीखेंगे। हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या होती है पहचान के बारे में पहले बात करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे आप जानेंगे कि यह जो वाक्य है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है। क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान मीन्स इस वाक्य के अंत में, इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ये हैं, ये हैं और ये हो इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या होती है कि यदि किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं अथवा इसके जगह पर ये भी आ सकता है, या है, ये है, ये हैं, ये हो इत्यादि शब्द यदि आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। इस वाक्य से यह ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान में समाप्त हो चुका है। मीन्स वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। ठीक है, तो आप पहचान क्लियर कर लिए। इसकी सहायक क्रिया की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज और हैव होती है। कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो आप बोलेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां पर एक बात सोचना है, एक स्थान पे और हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है जो पास में रखने से संबंधित होता है। अब कहेंगे वहां पर भी हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है और यहां पर भी हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, तो अंतर क्या होता है? तो मैं आपको अंतर बता दूं। जब आप पास में रखने से संबंधित सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में मेन वर्ब का जिक्र नहीं होता है, मेन वर्ब उस वाक्य में नहीं होता है। और इस ट्रांसलेशन में टेंस में मेन वर्ब का जिक्र होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हैज और हैव का प्रयोग मेन वर्ब का जिक्र होने पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और पास में रखने से संबंधित होता है तो वहां पर मेन वर्ब का जिक्र नहीं किया जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एक टेंस पढ़ रहे हैं।
जो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी सहायक क्रिया क्या हुई, हैज और हैव। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बताया था जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वह पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हर बात की एक बात कि परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आप को मिलेंगे या उसका ट्रांसलेट जब बनाएंगे तो आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है। जब दो हेल्पिंग वर्ब होती है तो यहाँ पे डिवाइजेशन किया जाता है, मतलब कुछ कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग और कुछ कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग होता है। लेकिन जब किसी वाक्य किसी टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है तो वहां पे कोई एनालिसिस नहीं किया जाता है, सभी कर्ताओं के साथ हम उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जहां दो हेल्पिंग वर्ब, तीन हेल्पिंग वर्ब एक ही टेंस के आ जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ रूल के आधार पर हमें उसे सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे हैज और हैव है। अब चूंकि इसका रूल हम लिखते हैं, रूल देखिएगा, ये जो रूल है वह मतलब किसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया। ये हैज क्या है भाई, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। और ये ध्यान रहे कि इसकी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, ये चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे वह निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, सभी सेंटेंसों में ही, सी, इट और एक वचन कर्ता यदि रहेगा तो उसके साथ हम सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगला रूल क्या है, मीन्स आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मीन्स हमने दोनों अलग अलग रूल लिखवा दिया। आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
अब आपसे कोई पूछे हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो आप बोलेंगे सर ही सी इट, और एक वचन का करता रहेगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो सर आई वी यू दे, और बहुवचन का करता रहेगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम ट्रांसलेट पे चलते हैं। जैसे किसी भी ट्रांसलेट को हमें बनाना है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। मीन्स यस का मतलब सब्जेक्ट, एच भी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एम भी का मतलब मेन वर्ब, और मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म कनेक्ट करते हैं। प्लस ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सी का मतलब कंप्लीमेंट। इसके जगह आप आर ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो मैं यहाँ पे दर्शाया हूं। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज ऑब्लिक हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं कि कुछ लड़के लगाने दोनों लगाते हैं, कोई एक लगाएंगे। और किसके अनुसार लगाएंगे, तो कर्ता के अनुसार। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये बनाने का रूल होता है। अब निगेटिव रहेगा तो हैज ऑब्लिक हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हैज ऑब्लिक हैव को पहले लिख देंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो हैज ऑब्लिक हैव को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। चलिए हम एक एक ट्रांसलेट को उठाते हैं और हम आपको बताते हैं। जैसे मैं उठा दूं पॉजिटिव सेंटेंस का कि सूर्य अस्त हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य अस्त हो चुका है, ठीक है, सूर्य अस्त हो चुका है। यहां पे कुछ और बढ़ा लें, सूर्य पश्चिम में अस्त हो चुका है। अस्त का मतलब डूबना होता है, ठीक है। तो इसमें करता कौन सा है, अस्त होना। मीन्स कौन अस्त हुआ है, तो सूर्य अस्त हुआ है। कि मैं पहले वीडियो में बताया था कि कर्ता पहचानना, मेन वर्ब पहचानना और ऑब्जेक्ट पहचानना। तो मेन वर्ब कैसे पहचानते थे, जो मेरी आइडेंटिफिकेशन वर्ड होते थे, जो पहचान होती थी, पहचान के ठीक पहले वाला जो शब्द होता था वही मेन वर्ब होता था, ठीक है। या हम ऐसे बोलते थे जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, ठीक है, और उसी के द्वारा कौन किसने और किन्होंने, यानी मुख्य क्रिया के द्वारा कौन किसने किन्होंने लगा के जो प्रश्न किया जाता है, उससे जो हमें उत्तर मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। और कहां किससे कब, मुख्य क्रिया द्वारा कहां किससे कब लगा करके जो प्रश्न किया जाता है, उससे जो उत्तर प्राप्त होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें यदि आपको पहचानना है कि कौन कर्ता है, कौन मेन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, तो आप क्लियर कर सकते हैं। पहले ये देखिए चुका है, जो उस टेंस की पहचान है। इसके पहले क्या है, अस्त होना। अस्त होना इधर क्या हो गया, मेन वर्ब। अब कौन अस्त हो रहा है, तो रिजल्ट मिलेगा सूर्य अस्त हो रहा है, तो सूर्य सब्जेक्ट हो गया। कहां अस्त हो रहा है भाई, तो पश्चिम में अस्त हो रहा है, तो पश्चिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब सब मिल जाएंगे। इसके अलावा जो शब्द बच जाते हैं वही कंप्लीमेंट होता है। तो नियम के अनुसार बनाएं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, सूर्य। सूर्य एक है, ठीक है, सूर्य क्या है, इस पूरी पृथ्वी पर एक है। तो सन जब एक है यानी सिंगुलर से रिलेट कर दिया, तो इसके लिए हम सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, हम साइड में लिख देते हैं हैज ऑब्लिक है। जब एक वचन का करता रहेगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो सन हैज, उसके बाद मेन वर्ब, चूंकि हेल्पिंग वर्ब हो गई,
मेन वर्ब की बात करते हैं, अस्त होना, किस में से अस्त होना होता है, तो सेट, सेट थर्ड फॉर्म भी है, सन हैज सेट कहां हो रहा है भाई, पश्चिम में हो रहा है। मीन्स जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होती है तो वहां पे इन का प्रयोग किया जाता है, यानी सूर्य क्या है, एक आकाश के अंदर है, मतलब आकाश के अंदर है, ऐसा नहीं आकाश के अंदर मतलब जैसे मान लीजिए कि ये जो है कुर्सी जो लगा हुआ है वो क्या है, कमरे के अंदर है। उसी तरह से सूर्य जो है आकाश के अंदर है, बोले तो आकाश में है। तो सन हैज सेट इन द स्काई, ठीक है, सन हैज सेट इन द स्काई। चलिए एक ट्रांसलेट और उठाते हैं। सोहन अपना गृह कार्य कर चुका है। सोहन अपना गृह कार्य कर चुका है, तो देखिए यहां चुका है is the show of this identification about this present perfect tense, because you know present perfect tense is the identification, means that this sentence is the last word, चुका है, चुकी है, चुके हैं and चुका हूं। तो in this here you see means this sentence is the last word means चुका है। तो क्लियरेशन, this sentence is belongs to this present perfect tense, and you know I hope that all of student is the learn of this rule and know of this helping verb। तो यहां चुका है, क्लियर, तो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेट हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं जितना भी ट्रांसलेशन उठाऊंगा सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से उठाऊंगा, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया हूं स्पष्टली तौर पे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही बातें मैं समझा रहा हूं। तो सोहन क्या हो गया भाई, कर्ता हो गया, तो सोहन लिखेंगे सोहन, क्योंकि एक वचन का कर्ता है इसलिए हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। अगर वह कर्ता बहुवचन का होता तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो सोहन हैज, उसका मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो मेन वर्ब क्या है, करना, करना, तो किस मिस करना होते हैं, डू, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, डू डिड डन, डन क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। सोहन हैज डन, क्या पूरा कर रहा है भाई, अपना गृह कार्य। तो देखिए यहाँ पे अपना जो है वह पॉसेसिव केस से रिलेट कर रहा है, तो अपने की अंग्रेजी क्या होगी, क्योंकि सोहन इज द नेम एंड बिलोंग्स टू दिस मैस्कुलिन जेंडर, and masculine genders belongs to this pronoun means he, and feminine gender belongs to this pronoun she। means कहने का मतलब क्या है कि ये जो अपना है इसको हमें अपने स्तर से समझना होता है। अपने की अंग्रेजी लिखी जाती है, तो मैं इसके पहले वीडियो में बताया था कि अपने की अंग्रेजी एक होती है ओन, ओन मतलब अपना होता है, और एक अपना जो प्रयोग करते हैं वह प्रोनाउन से रिलेट करते हैं। प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और एक पॉसेसिव केस होता है। तो ये जो अपना है वह पॉसेसिव केस से रिलेट कर रहा है, और हमेशा पॉसेसिव केस से रिलेट हम सब्जेक्टिव केस के अनुसार रखते हैं। तो यहाँ पे सोहन है, सोहन क्या है, एक नाम है, एक लड़के का नाम है, और जब लड़के का नाम है तो यानी इसका मतलब वो मैस्कुलिन जेंडर हो गया। अब आपको ये ढूंढना है कि प्रोनाउन में एक वचन कर्ता से रिलेट मैस्कुलिन जेंडर में कौन होता है, तो ही होता है। आप बोलेंगे ही होता है। वही पूछ दिया जाए कि प्रोनाउन में एक वचन कर्ता से रिलेट फेमिनिन जेंडर में कौन होता है, तो आप बोलेंगे सी होता है। तो हम यहाँ जो सोहन लिखा है उसको प्रोनाउन से हम रिलेट करेंगे, तो प्रोनाउन से रिलेट करेंगे तो इसका तात्पर्य क्या होगा, ही होगा, और ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज होती है, ठीक है। तो इसलिए सोहन हैज डन हिज होमवर्क, होमवर्क
और यही मैं कह दूं कि यहां अगर लिखा रहता राधा, सपोज करिए राधा अपना गृह कार्य कर चुकी है, तो यहाँ चुका की जगह चुकी होता, तो राधा यहां लिखते अपने के लिए तब लिखते हर, क्योंकि राधा इज द फेमिनिन जेंडर, और फेमिनिन जेंडर से रिलेट प्रोनाउन में क्या होता है, सी होता है, और सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर लिखते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो सोहन हैज डन हिज होमवर्क। चलिए अब एक निगेटिव से रिलेट करते हैं, जैसे वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, मतलब कहने का एक ऐसा वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्द आ जाए, एक ऐसा वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्द आ जाए तो वह निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, दिस सेंटेंस इज द यूज ऑफ दिस निगेटिव वर्ड इज कॉल्ड ऑफ दिस निगेटिव सेंटेंस। तो यहां पे तब बनाते क्या है, सब कुछ बनाने का रूल वही है, बस क्या करना है कि मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब है इसी के बाद आप किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि निगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में हम हैज नॉट और हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन का रहेगा तो हैज नॉट का प्रयोग करेंगे, और कर्ता बहुवचन का रहेगा तो हम हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? तो वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, तो वे मीन्स बोले तो दे। अब दे एक वचन का है कि बहुवचन का, तो आप बोलेंगे सर दे बहुवचन का करता है। ठीक है, अब बहुवचन कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया क्या प्रयोग करते हैं, हैव लिखते हैं, और सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे हैव नॉट। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का। फिर मेन वर्ब क्या है, जाना, इसमें जाना होता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन होता है। तो दे हैव नॉट गॉन, कहां जा रहा भाई, स्कूल जा रहा है, तो गतिशील की अवस्था में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो टू भाई स्कूल जाएगा तो स्वाभाविक है वो मोशन में रहेगा, गति में रहेगा, वह तो विराम में तो जा नहीं सकता है, गतिशील अवस्था में ही वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो पहुंच सकता है। तो जब गतिशीलता का बोध होता है तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्ट स्कूल है, इस ऑब्जेक्ट के पहले हम पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और वह कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा, तो टू का प्रयोग होगा। तो टू स्कूल, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। आप इसी तरह से अन्य ट्रांसलेट को आप बना सकते हैं। चलिए एक ट्रांसलेट और उठाते हैं। राधा गंगा जी में स्नान कर, राधा गंगा जी में स्नान नहीं कर चुकी है। एक बात हम आपको बताते हैं, बहुत मजे की बात। देखिए अगर कर्ता फेमिनिन जेंडर में रहेगा तो जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो पहचान होती है, वहां पे चुकी है लिखेंगे। अगर कर्ता मैस्कुलिन जेंडर में रहेगा तो वहां पे चुका है लिखेंगे। नहीं तो अगर यहाँ राधा फेमिनिन जेंडर है और चुका है लिख देंगे तो सटीक नहीं बैठेगा। जैसे देखिए राधा गंगा जी में स्नान नहीं कर चुका है तो वह एक थोड़ा सा असभ्य लगेगा। तो राधा गंगा जी में स्नान नहीं कर चुकी है, आ गया निगेटिव। तो क्लियर है कि ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। चलिए बनाते हैं, पहले मेन वर्ब ढूंढते हैं। मेन वर्ब कौन है, आपको लग रहा होगा करना ना। यहाँ पे जरा सोचिए, स्नान करना, जैसे मैं तुम कह दूं तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते हो सर मैं स्नान जा रहा हूं। आप क्या बोलेंगे, सर मैं स्नान करने जा रहा हूं। आपसे कह दिए जैसे स्नान करना हो गया। गाली देना, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहोगे कि यह लड़का गाली कर रहा है, आप बोलेंगे गाली दे रहा है। तो गाली देना
मेन वर्ब को कनेक्ट करता है। जैसे आपको लगेगा कि ये अलग अलग दूरी पे हैं, लेकिन हमें उसे कनेक्ट करना पड़ता है। आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते, और बोलेंगे तो गलत है कि सर या कोई भी कहाँ जा रहे हो, तो मैं स्नान जा रहा हूं, गलत लग रहा है। स्नान करने जा रहा हूं, बीच में नहीं आके टपका दिया है, उसको अलग अलग कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मेन वर्ब करना है और स्नान दो अलग अलग ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के समझना है। तो इस वाक्य में आपसे कोई पूछे कि मेन वर्ब कौन है, तो आप बोलेंगे कि सर इस वाक्य में मेन वर्ब स्नान करना है। तो मेरा मेन वर्ब क्लियर हो गया। तो अब देखिए कर्ता ढूंढे, तो कौन स्नान कर रहा है भाई, तो राधा कर रही है। कहां कर रही है, तो गंगा जी में कर रही है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब क्लियर कर लेंगे। और जब ये सब क्लियर हो जाएगा तो जो बनाने के रूल होते हैं उसमें आप इसको भरते चले जाएंगे। एक क्रम वाइज है, आप इसको इधर उधर कर देंगे तो लिटरेचरी लैंग्वेज में नहीं होगा, सॉरी लिटरेचरी लैंग्वेज में हो जाएगा, जैसे स्पीकिंग के तौर पे हो जाएगा, बट उसको क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट गलत मान लिया जाएगा। चलिए लिखते हैं, राधा इज द नेम। तो राधा एक वचन का करता है, इसलिए हम इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। निगेटिव है तो क्या, राधा हैज नॉट। स्नान करना किस मीन्स स्नान करना होता है, बाथ, बट हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। बाथ का थर्ड फॉर्म बाथड, BATHED। बाथड कहां कर रहा है भाई, गंगा जी में कर रहा है। तो इन द गंगा जी, राधा हैज नॉट बाथड इन द गंगा जी। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव से रिलेट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मैं दो टाइप का वाक्य उठाता हूं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप, एक फर्स्ट टाइप से रिलेट करता हूं और एक सेकेंड टाइप से रिलेट करता हूं। जैसे फर्स्ट टाइप में मैंने लिख दिया, क्या दीपक अपनी माता, अपने भाई, क्या दीपक अपने भाई को पीट चुका है, क्या दीपक अपने भाई को पीट चुका है। अगला, हम क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं। देखिए दो ट्रांसलेट मैंने उठाया, एक फर्स्ट टाइप से रिलेट और एक सेकंड टाइप से रिलेट। कोई यहाँ पे क्वेश्चन करे सर कैसे फर्स्ट टाइप होगा, कैसे सेकंड टाइप, तो मैं उन्हें बता दूं कि फर्स्ट टाइप में प्रश्न सूचक शब्द पहले आ जाता है, पहले लिखते हैं, और सेकंड टाइप में प्रश्न सूचक शब्द हम बीच में लिखते हैं, बस यही अंतर है। यदि प्रश्न सूचक शब्द पहले आ जाएगा तो फर्स्ट टाइप होगा, और प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाएगा तो सेकंड टाइप हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न सूचक शब्द पहले आ गया तो फर्स्ट टाइप हो गया, यहाँ प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ गया तो सेकंड टाइप हो गया। क्लियरेशन। अब फर्स्ट टाइप का रहेगा तो हम उसकी अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सेकंड टाइप का रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं। यानी स्पष्ट है कि इसमें क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे और इसमें क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे। कोई पूछे क्यों तो कह दीजिएगा ये फर्स्ट टाइप से रिलेट है और ये सेकंड टाइप से रिलेट है। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर कर्ता के अनुसार। अब देखिए जो ये हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ लिखे थे, अब इसको हम पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये बनता है। इंट्रोगेटिव से रिलेट रहता है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा कर्ता के अनुसार लिखी जाती है, ये ध्यान रहे,
हमेशा कोई भी टेंस पढ़ेंगे, कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है हमेशा कर्ता के अनुसार लिखी जाती है, और जो मेन वर्ब लिखी जाती है हमेशा टेंस के अनुसार लिखी जाती है। तो क्या क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, जबकि कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता क्या है? दीपक। तो दीपक एक वचन का है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैज दीपक। देखिए मैंने यहाँ पे दीपक में डी कैपिटल लेटर में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ जो दीपक है एक लड़के का नाम है। जब कोई नाम रहता है तो उसका जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल में होता है। तो हैज दीपक, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब क्या है? पीटना। तो किस मीन्स पीटना होता है? बीट। बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन। तो हैज दीपक बीटेन। बीटेन किसको पीट रहा भाई? तो अपने भाई को पीट रहा। फिर यहां पे आप समझिए, अपने भाई को पीट रहा है, यहां अपना आ गया। तो अपने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? यहां पे है कर्ता पे। तो कर्ता मेरा दीपक है, और आपको स्पष्ट है कि दीपक किसी लड़के का नाम है, तो इसका मैस्कुलिन जेंडर वह हो जाएगा, और वह की अंग्रेजी ही होती है। तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज होती है। तो इसलिए यहां क्या लिखेंगे? हैज दीपक बीटेन हिज ब्रदर। ओके। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना 100% अनिवार्य होता है, अन्यथा गलत मान लिया जाता है। सेकेंड टाइप में देखिए, हम क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं। क्यों यहाँ पे पहले आ गया, सॉरी बीच में आ गया, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिए वाई। अब वाई मीन्स जब सेकेंड टाइप का रहेगा तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे, और कुछ करेंगे नहीं। क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड हमने पहले लिख दिया। उसके बाद कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ड। कर्ता क्या है? हम की अंग्रेजी होती है वी, और वी क्या है भाई? बहुवचन करता है, इसलिए हम क्या करेंगे? उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो वाई हैव, उसके बाद हम लिखते हैं कर्ता। कर्ता क्या है? वी। वाई हैव वी। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब कि कौन सा फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है? खेलना। तो किस मीन्स खेलना होता है? प्ले। और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा। वाई हैव वी प्लेड, क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है। प्लेड द क्रिकेट। ओके। तो आप एक वाक्य से आप सॉरी इस वाक्य से आपने क्या समझा? एक बार मैं और समझाना चाहता हूं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य रहेगा तो आप क्या करेंगे? उसको बनाने से पहले आप उसके रूल को पहले समझेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह दो टाइप का होता है, एक फर्स्ट टाइप का और एक सेकेंड टाइप का होता है। ठीक है। फर्स्ट टाइप में प्रश्न सूचक शब्द पहले आता है, और सेकेंड टाइप में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है। अब बनाने के नियम क्या होते हैं कि यदि प्रश्न सूचक शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग पहले करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का होता है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य हुआ। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है। अब उस पे भी उठाते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सेम वही काम, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। एक एक वाक्य उठाते हैं। जैसे क्या राम अपने माता
क्या राम अपने भाई को गाली नहीं दिया है? राम न लिखे, अशुद्ध लग रहा है क्योंकि राम इज द ग्रेट पर्सन। तो क्या वह अपने भाई को गाली नहीं दिया है? फिर अगला, तुम अपने मित्र को क्यों नहीं पीट चुके हो लिखे हैं। तुम अपने मित्र को क्यों नहीं पीट चुके हो? फिर अगला है, क्या वह अपने भाई को गाली नहीं दिया है? ध्यान दीजिएगा, अब दिमाग में रखेंगे कि चुका है, चुकी है, चुके रहेगा तभी हम क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको राइट भी कराया था, उसके स्थान पे या है, ई है, ये है, यदि आता है तो वह बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। तो यहाँ पे या है आ गया, तो देखिए ये फर्स्ट टाइप से रिलेट कर दिया क्योंकि प्रश्न सूचक सब पहले आ गया। तो इसकी अंग्रेजी न लिख करके हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। कर्ता वह है तो दिया है, मतलब ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर से शो कर रहा है। अगर दी है रहता तो वो फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैज ही, कर्ता के हेल्पिंग वर्ब के बाद हम कर्ता का प्रयोग करते हैं। फिर हम चूंकि निगेटिव है इसलिए हम कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हैज ही नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। गाली देना, चूंकि दिया और गाली एक साथ कनेक्ट करेंगे तो गाली देना क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। और गाली देना किस मीन्स होता है? एब्यूज। बट हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डालेंगे तो क्या हो जाएगा? एब्यूज्ड हो जाएगा। ABUSED। किसको दे रहा है? अपने भाई को दे रहा है। ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज ब्रदर, ये हो गया। इस सेकेंड टाइप से रिलेट करते हैं, तुम अपने मित्र को क्यों नहीं पीट चुके हो? तो देखिए क्यों आ गया बीच में, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। कर्ता तुम है, तुम बहुवचन का कर्ता है इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। वाई हैव यू, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। वाई हैव यू नॉट, मेन वर्ब। किस मीन्स पीटना होता है तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन। वाई हैव यू नॉट बीटेन, किसको पीट रहा है? अपने मित्र को। तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी होती है योर, होता है योर फ्रेंड। ओके, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नितांत आवश्यक है। इस तरह से ये जो ट्रांसलेट था वो समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको समझे होंगे और आगे जो होगा फिर मैं बाद में